हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जो लोग भी जैब 2025 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों को पीपीवी पढ़ा रही हूँ एंड हम यहाँ पर चैप्टर 3 का पार्ट 3 कर रहे हैं, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ जिससे रिपीटेडली प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेकर आती हूँ, छोटे छोटे वीडियोस होते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसको पढ़ सको और बढ़िया तरीके से एग्जाम्स के प्रिपरेशंस कर सको। तो जो लोग भी नए हैं जल्दी से जाएं और इस गाइडली के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको चीज़ों की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले पार्ट 2 में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल टू स्मॉल अकाउंट्स ओपन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। 4 ऑप्शंस थे आपके पास, इसमें से आपको बताना था कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शंस पढ़ देती हूं मैं। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द क्रेडिट इन अ फाइनेंशियल ईयर मस्ट नॉट एक्सीड ₹1 लाख। द एग्रीगेट ऑफ ऑल द विड्रॉवल्स एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ मस्ट नॉट एक्सीड 15,000। द बैलेंस एट एनी पॉइंट इन टाइम मस्ट नॉट एक्सीड ₹75,000 एंड द फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड टू दीज अकाउंट्स। तो आपको बताना था इसमें से कौन सा करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर स्मॉल अकाउंट्स को। तो इसका करेक्ट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 1 सॉरी एंड ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए पहला और तीसरा करेक्ट है, बाकी दोनों हमारा गलत है। तो जिन लोगों ने भी इस सवाल का जवाब दिया है, जिनका भी बी आया है करेक्ट है, इसके बारे में मैंने बढ़िया तरीके से आपको पार्ट 2 में बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर सबसे पहले वीडियो को देखिए। चलिए आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की। तो क्या है ये? तो ये एक डिजिटल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, जिससे हम अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी को, एड्रेस को वेरीफाई करते हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि ट्रेडिशनली हम क्या करते थे, कस्टमर्स को ब्रांच में बुलाते थे, इन पर्सन हम उनकी केवाईसी, डिटेलिंग वगैरह सारी चीजें करते थे, डॉक्यूमेंटेशंस वेरीफाई करते थे। अब क्या हुआ है, अब हम इस चीज को ऑनलाइन भी यानी कि डिजिटली भी हम अपने कस्टमर्स को वेरीफाई करते हैं वाया वीडियो कॉल। तो यहाँ पर इसको सेम ट्रीट किया जा रहा है एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। ये सेम है जैसे हम ट्रेडिशनली इन पर्सन कस्टमर्स को वेरीफाई करते हैं। तो दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब हम वीडियो केवाईसी करते हैं किसी भी नए कस्टमर्स का, जिनकी ऑनबोर्डिंग हो रही है, यानी कि जिन्होंने भी नया सेविंग अकाउंट ओपन किया है, तो हम उनसे फेस टू फेस क्या करते हैं, सारी की सारी उनसे डिटेलिंग्स वगैरह लेते हैं। तो हम किस किस प्रोसेस के लिए, किस किस चीज़ों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं कस्टमर्स के साथ। तो अगर कोई नया सेविंग अकाउंट खोल रहा है या कोई कस्टमर ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर रहा है यूजिंग आधार बेस्ड ई-केवाईसी, तो उस केस में भी हम वीडियो बेस्ड कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशंस करते हैं। अगर कोई भी अपडेट करना है कस्टमर्स को, पीरियोडिक अपडेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पीरियोडिकली अपने कस्टमर्स की केवाईसी को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं फ्रॉम प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम फ्रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे इस तरीके कस्टमर्स का पीरियोडिक अपडेशन करना होगा तो अब हम वीडियो केवाईसी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई है और उसको सेम वैल्यू दे दिया गया है जैसे आपका ट्रेडिशनल मेथड था इन पर्सन का। तो अब हम इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसीजर, सारी चीज़ों को जानेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे इसका वीडियो सीआईपी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो बैंक के ऑफिस के अंदर होना चाहिए, बैंक प्रीमाइसेस में होना चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी कि यहाँ पर या किसी थर्ड पार्टी लोकेशंस पे आपका ये जो वीडियो केवाईसी का प्रोसेस है नहीं होना चाहिए। साथ के साथ ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। इसमें डेटा इनक्रिप्टेड यानी प्रोटेक्टेड वे में कस्टमर्स का डेटा होना चाहिए ताकि कस्टमर्स का डेटा यहाँ पर लीक ना हो जाए। साथ के साथ जब भी आप कस्टमर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर कस्टमर्स का जो जीपीएस होगा यानी कि जो उनका लोकेशंस होगा, कौन से लोकेशन पे है, क्या डेट है, टाइम है, सारी चीजें आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर लाइव कस्टमर्स का फेस डिटेक्ट किया जाता है, यानी कि कस्टमर्स लाइव आपके सामने आते हैं और आपको सारे के सारे डिटेल्स बताते हैं, जिससे स्पूफिंग की चांसेस यहाँ पर कम हो जाती है, यानी कि डुप्लीकेशंस का चांस यहाँ पर कम हो जाता है और आसानी से आप डॉक्यूमेंट से कस्टमर का फेस मैच कर सकते हो। साथ के साथ आप यहाँ पर कस्टमर्स का कंसेंट लेते हो जब भी आप कस्टमर्स के डेटा को, किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो। और हम यहाँ पर कस्टमर्स से जो भी बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे, सारी चीज़ों को हम
रिकॉर्ड करके रखते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी भी आउटसाइड इंडिया से वीडियो कॉल्स आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट होता है कि ऑटोमेटिकली उसको ब्लॉक कर देता है टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फ्रॉड, अगर यहाँ पर कोई भी फेक आईपी एड्रेस नजर आता है तो, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे वीडियो सीआईपी प्रोसीजर्स की। तो क्या प्रोसीजर्स होते हैं, तो देखिए जब भी आप कस्टमर्स को केवाईसी वेरीफाई करने के लिए वीडियो कॉल करते हैं तो यहाँ पर एक बैंक ऑफिशियल बैठा होता है, ठीक है, जो सारे प्रोसेस को कंडक्ट करता है। यहाँ पर आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कस्टमर से पूछते हो एज पर द डॉक्यूमेंट। अगर प्रोसेस में आपको दिखता है कि कोई पीछे से कस्टमर्स को प्रॉम्प्ट कर रहा है, यानी कोई चीज बता रहा है, तो उसी वक्त आप वेरिफिकेशंस को स्टॉप कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई करते हो, यानी कि आप ओटीपी बेस्ड आधार ई-केवाईसी, ठीक है, करते हो। आधार ऑफलाइन वेरीफाई करते हो, जो भी सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स होते हैं उसको क्रॉस वेरीफाई करते हो। डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप यहाँ पर कस्टमर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हो। एड्रेस का रिकॉर्ड यहाँ पर रखते हो। इसका मतलब है कि हो सकता है आईडी में कस्टमर का पास्ट एड्रेस लिखा हो और अभी करंट एड्रेस उनका कुछ और है, तो जो उनका अभी रीसेंट करंट एड्रेस है उसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। कस्टमर्स के प्रोफाइल को यहाँ पर आप कंफर्म करते हो, उनका फाइनेंशियल डिटेल्स, फाइनेंशियल स्टेटस, सारी चीजें आप यहाँ पे पूछते हो। इसके बाद आप उनको बोलते हो पैन कार्ड दिखाने के लिए, तो क्लियर इमेज कस्टमर आपको पैन कार्ड का दिखाता है, उसको आप एक्सेप्ट करते हो। फिर आप फोटो मैच करते हो, जो भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स कस्टमर आपको प्रोवाइड करता है, वेदर इट्स आधार, पैन, जो भी, उससे आप उनके कस्टमर्स का जो लाइव फोटो है उनको मैच करते हो, आधार के साथ, पैन के साथ उसको मैच करते हो। जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वीडियो कॉलिंग तरह का प्रोसीजर्स करते हैं तो कुछ कस्टमर्स को दिक्कतें आती है इसमें, तो हम एज अ बैंक उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे बैंक का एजेंट वहां पर जाता है, यानी कि जिसको हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस के नाम से भी जानते हैं, जो आपको पूरा का पूरा थ्रू आउट द इंटायर प्रोसेस में आपको असिस्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जब आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है देन आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाता है, जब सारे के सारे ऑडिट वेरीफाई हो जाते हैं। तो ये आपका प्रोसेस होता है जब भी आप वीडियो सीआईपी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। तो अब आता है डिजिटल केवाईसी। तो डिजिटल केवाईसी क्या है, तो ये भी एक ऑनलाइन प्रोसीजर है जहां से हम अपने कस्टमर्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक मोबाइल ऐप होता है ई-केवाईसी के लिए, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पर फोन देख रहे हैं, इसमें एक ऐप होता है, आप इस ऐप को पहले तो डाउनलोड करते हो। बीइंग अ कस्टमर आप पहले डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन रजिस्टर करोगे, फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, लाइव ओटीपी आपका आएगा, टाइम ओटीपी, लाइव ओटीपी, जो भी आपका ओटीपी है वो आप वहां पर डालोगे। साथ के साथ आपको यहाँ पर जैसे ओटीपी डालोगे आप रजिस्टर्ड कर लोगे, आप डिजिटली ई-केवाईसी के फॉर्म के पास चले जाओगे और जहां पर आप सारे के सारे अपने जो भी आपका आधार होगा या ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होगा उसको उसमें आप जो है पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड करते हो, ठीक है। इसको हम डिजिटल केवाईसी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लोकेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, यानी कि या तो आप बैंक ब्रांच में जाके आप ई-केवाईसी कर सकते हो डिजिटल केवाईसी, या आप कस्टमर्स के लोकेशन पे भी इसको कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लाइव लोकेशन जो भी आपका जीपीएस होता है वो इजीली ट्रैक होता रहता है, तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। काफी सिक्योर प्रोसेस होता है और इजीली एंड क्विकली डिजिटली आप केवाईसी अपलोड कर पाते हो, अपना टाइम भी इसमें कस्टमर्स का काफी ज्यादा बच जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ई-केवाईसी सर्विस ऑफ यूआईडीएआई आधार। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैंक्स जो है साइन करती है एक एग्रीमेंट किनके साथ, तो यूआईडीएआई के साथ, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, जहां पे बैंक्स कस्टमर्स के डेटा को वेरीफाई करती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी आपके ई-केवाईसी सर्विसेज होते हैं ब्रांच में, या माइक्रो एटीएम्स होते हैं, या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट होते हैं, वहां पर आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। जहां पर आप देखेंगे कि जो ई-केवाईसी का सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ से हम इजीली एंड सिक्योरली डेटा को शेयर करते हैं, किसके पास, यूआईडीएआई के पास, हमारे कस्टमर्स का डेटा। तो इसका प्रोसेस कैसा होता है, तो देखिए यहाँ पर जो बैंक ऑफिशियल्स होंगे वो
कस्टमर्स का आधार नंबर इनपुट करेंगे अपने eKYC सॉफ्टवेयर पे, जो भी आधार नंबर होगा। जैसे उन्होंने इनपुट किया, अब कस्टमर्स का यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में या तो आपका आइरिस होगा, या तो आपका फिंगरप्रिंट होगा, या फेस होगा। तो जो भी आपका बायोमेट्रिक होगा वो आप वहां पर वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करने के बाद बहुत ही इंक्रिप्टेड वे में, यानी कि प्रोटेक्टेड वे में, आपका जो eKYC सॉफ्टवेयर है वो सेंड करता है कस्टमर्स के डेटा को टू UIDAI के वेबसाइट पे। जब यहाँ पर कस्टमर्स का डेटा चला जाता है तो UIDAI यहाँ पर रेस्पॉन्स करती है, यानी कि अगर कस्टमर्स का डेटा, अगर कस्टमर का फोटो, बायोमेट्रिक सब कुछ मैच कर रहा है तो पूरे के पूरे डिटेल्स कस्टमर्स के बैंक को प्रोवाइड कर देती है। और अगर कस्टमर्स का डेटा मैच नहीं करता है, बायोमेट्रिक मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर UIDAI का जो वेबसाइट होता है आपको एरर शो कर देता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे UIDAI का वेबसाइट काम करता है एंड बैंक इस तरीके से कस्टमर्स का डिटेल फाइंड आउट करती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे वायर ट्रांसफर की। वायर ट्रांसफर से भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसका क्या मतलब होता है? तो इलेक्ट्रॉनिकली हम एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा ही आसान सा प्रोसेस है और आज के डेट में देखेंगे तो हर कोई वायर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। अगर कोई भी चीज इलेक्ट्रॉनिक हो जाती है, डिजिटली हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिकली हम इसका यूज करने लगते हैं, तो ज्यादा चांसेस, रिस्क के, फ्रॉड्स के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो किस तरीके से हम वायर ट्रांसफर्स के रिस्क को यहाँ पर बचा सकते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स, कुछ मेजर्स लिखे हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर करते हैं, यानी इंटरनेशनली आप मनी को सेंड कर रहे हैं, तो जो भी सेंडर्स होगा उनका पूरा नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, यूनिक रेफरेंस नंबर, सारी चीजें यहाँ पर बैंक्स के पास उनकी डिटेल्स रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अगर आप डोमेस्टिकली ट्रांसफर कर रहे हैं और 50,000 और 50,000 से अबव है, तो भी यहाँ पर जो भी सेंडर का इंफॉर्मेशन होगा, जैसे नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको बैंक को प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं कि अवॉइड करने के लिए कि सस्पिशियस उन पे इस तरीके का जो है मॉनिटरिंग ना की जाए या उन पे शक ना किया जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, कम कम अमाउंट, यानी कि 50,000 से बिलो अमाउंट्स मल्टीपल टाइम्स सेंड करते हैं दूसरे पर्सन को। या आप देखेंगे इंडिया से US बार बार छोटा छोटा अमाउंट, जैसे मान लीजिए 40,000 बिलो 50,000, 49,000 मल्टीपल टाइम्स भेज रहे हैं। तो ये क्यों इस तरीके से करते हैं? अवॉइड करने के लिए कि उन पे कोई सस्पिशियस जो है एक्टिविटी का आरोप ना लगे। तो अगर इस तरीके का कोई कस्टमर बार बार कर रहा है तो इसको भी बैंक आइडेंटिफाई करती है, इसको भी मॉनिटर करती है, सारे के सारे डिटेल्स को किसको सबमिट करती है, तो जो हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है इंडिया में, उनको यहाँ पर सारे के सारे इस तरीके के सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करती है, ताकि अवॉइड किया जाए, फ्रॉड को बचाया जा सके, मनी लॉन्ड्रिंग से हमारे बैंक को, हमारी इकोनॉमी को। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक का काम होता है कि जो भी ओरिजिनेटर है, यानी जो भी सेंडर्स है, उनकी सारे के डिटेल्स को एटलीस्ट 5 साल तक अपने पास रिकॉर्ड में रखे। इसके अलावा यहाँ पर एक इंटरमीडियरी बैंक रोल। अब इंटरमीडियरी बैंक रोल का यहाँ पे क्या काम होता है, तो एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए US से नेपाल या नेपाल से US पैसा ट्रांसफर हो रहा है, तो इसके बीच जो इंटरमीडियरी बैंक होगा, जैसे मान लीजिए इंडिया यहाँ पे इंटरमीडियरी बैंक है, तो इस इंटरमीडियरी बैंक का काम क्या होगा, क्या रोल होगा? तो सबसे पहला रोल तो ये होगा कि सेंडर्स का जो भी इंफॉर्मेशन है, सारे के डिटेल्स को अपने पास रखना, रिकॉर्ड में रखना, और ये सुनिश्चित करना कि आसानी से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी सस्पिशियस के, एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक बैंक से दूसरे बैंक पे मनी ट्रांसफर हो गई है। तो ये इंटरमीडियरी बैंक का रोल होता है। अब यहाँ पर जो बेनिफिशियरी बैंक होता है, बेनिफिशियरी बैंक का क्या रोल होता है, यानी जो रिसीवर्स बैंक होते हैं उनका यहाँ पर क्या रोल है? तो जब भी कोई मनी ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो ये हमारे जो जिस बैंक से आया है, ठीक है, तो सेंडर्स का वहां से पूरा डिटेल्स, ईच एंड एवरी डिटेल्स, कि उनका सारा डिटेल्स इनके पास पहुंच जाना चाहिए, चाहे उनका नेम हो, एड्रेस हो, अकाउंट नंबर हो, सारी चीजें। ठीक है, और अगर इनके पास डिटेल्स इनकम्प्लीट है तो ये हमारे दूसरे बैंक जहां से पैसा ट्रांसफर किया गया है उनसे डिटेल्स मांगेगी। और अगर बैंक असमर्थ रह गया, यानी कि दे आर नॉट एबल टू गिव द डिटेल्स ऑफ द सेंडर्स, तो यहाँ पर
फ्यूचर में जो हमारा बेनिफिशियरी बैंक होगा कभी भी उस तरीके के बैंक के साथ रिलेशनशिप नहीं रखेगा और उस बैंक को रेस्ट्रिक्ट और टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और इमीडिएटली अगर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है किसी भी सेंडर्स का, तो रिसीविंग बैंक या बेनिफिशियरी बैंक क्या करेगी, तुरंत यहाँ पर रिपोर्ट करेगी। किसको करेगी, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को यहाँ पर तुरंत रिपोर्ट करेगी रिगार्डिंग द सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको वायर ट्रांसफर से रिलेटेड बताया है। इससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने सोचा 3-4 जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको बता दूं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ और एक ऐसा होमवर्क आपको प्रोवाइड करूंगी, आप लोग प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग वायर ट्रांसफर नॉर्म्स टू मिटिगेट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग रिस्क। तो अभी आपको मैंने कुछ रिस्क के मिटिगेशंस के प्रोसेस बताए हैं। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, क्रॉस बॉर्डर वायर्स ट्रांसफर मस्ट इंक्लूड एक्यूरेट ओरिजिनेटर डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस एंड अकाउंट नंबर। दूसरा है, डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर्स ऑफ ₹25,000 एंड अबव मस्ट इंक्लूड ओरिजिनेटर डिटेल्स। 3 है आपके पास, स्ट्रक्चरिंग ऑफ डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर बिलो 50,000 टू अवॉइड रिपोर्टिंग इज आइडेंटिफाइड। एंड लास्ट ऑप्शन इज, ओरिजिनेटर इंफॉर्मेशन मस्ट बी प्रिजर्व फॉर एट लीस्ट 3 years बाय द ऑर्डरिंग बैंक। तो आपको इसमें से बताना है करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट जो आपका ऑप्शन होगा, पहला एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये दोनों आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर 50,000 एंड अबव होगा, 25,000 की बात नहीं की गई है, और यहाँ पे 3 years नहीं 5 years होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और इस सवाल का जवाब चैट सेक्शंस में दीजिए। अमॉन्ग द डॉक्यूमेंट स्टेटेड बिलो इज नॉट एन ओवीडी। 4 ऑप्शंस है, पैन कार्ड, लेटर बाय एनपीआर, जॉब कार्ड बाय नरेगा, प्रूफ ऑफ ऑप्शंस ऑफ आधार नंबर। तो इसमें से बताना है कौन सा नॉट एन ओवीडी है। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो रहा है ये वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई डाउट होता है तो जरूर आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताएं। फीडबैक भी दे सकते हैं आप कमेंट सेक्शंस में। जो भी आपको पूछना है कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में।